एक गांव में मोहनलाल और उसकी बीवी कमलेश रहते हैं। उनके 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी मुस्कान और छोटा बेटा रणवीर है। मोहनलाल ने अपने बेटी का दाखिला गांव के ही प्राइमरी स्कूल में करा दिया। कुछ दिन बाद रणवीर भी स्कूल जाने लायक हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि कौशिक का दाखिला शहर के सबसे बड़े स्कूल में करवा दूं, लेकिन उसका खर्चा तो बहुत ज्यादा आएगा। हमारा इकलौता बेटा है, हमें इतना तो करना ही होगा ना। ये हमारे बुढ़ापे की लाठी है, इस पर लगाया गया पैसा हमें सूद सहित वापस मिल जाएगा। अरे हम क्या पैसे साथ लेकर मरने वाले हैं, लेकिन नाम तो हमारा कौशिक ही चलाएगा। ठीक है, मैं इसका दाखिला शहर के सबसे बड़े स्कूल में करा देता हूँ। रोजाना बस लेने आया करेगी। संध्या भी वहीं बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। वो ये सुनकर बीच में ही बोल पड़ती है, अब्बू मुझे भी कौशिक के साथ ही स्कूल जाना है। हम दोनों बहन भाई मिलकर स्कूल जाया करेंगे। कमलेश, तुम्हारी बेटी कुछ ज्यादा ही फालतू बोलती है। हाँ, मेरी बेटी ही तो है, आपकी नहीं। अब्बू अम्मी, आप दोनों मेरे लिए क्यों झगड़ रहे हो? ठीक है, अगर अब्बा मुझे स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं गांव में ही स्कूल में पढ़ लूंगी। हाँ, और आगे से ख्याल रखना कि कभी भी मेरे लाडले बेटे की बराबरी करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम उसके बराबर कभी नहीं आ सकती हो। संध्या खामोशी से अंदर चली जाती है। कौशिक भी रोजाना स्कूल जाने लगता है और संध्या भी स्कूल जाने लगती है। फिर एक रोज सुबह संध्या समय से पहले स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है और कौशिक अभी तैयार हो नहीं पाता है। संध्या, सुबह सुबह तुझे और कोई काम नहीं है क्या? सिर्फ तैयार होकर बैठ जाती है। इन्हें क्या काम है? इनको तो फिक्र ही नहीं कि बाबू को तैयार भी कर दें। रसोई में भी मेरी मदद नहीं करती। संध्या रसोई में जाकर अम्मी की मदद करने लगती है। कौशिक बाहर अपने नाश्ते के लंच बॉक्स का इंतजार कर रहा होता है, इसीलिए वो उछल कूद कर रहा है। तभी वो गिर जाता है। क्या हुआ मेरे बच्चे को? मेरा लाल नीचे गिर गया। ये संध्या तो इस घर में है ही फालतू, इतना भी नहीं कि भाई का ख्याल रख सकें। अरे तुम पैदा ही क्यों होती हो? सिर्फ बाप, भाई और बेटे का ख्याल ही रखना होता है। मेरी तो अक्ल पर पर्दा पड़ गया था जो तुम्हें स्कूल भेजा। अब तुझे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे जब देखो स्कूल जाने की लगी रहती है और घर के किसी काम में भी तेरा कतई मन नहीं लगता है। आज से तेरा स्कूल जाना बंद। माफ कीजिए अब्बू, मैं आगे से भाई का ख्याल रखूंगी। मुझे स्कूल जाने से मत रोकिए। जो एक बार कह दिया तो कह दिया, मैं अपना फैसला नहीं बदलता। संध्या का स्कूल जाना बंद हो जाता है और कौशिक की तालीम शहर के बड़े स्कूल में चलती रहती है। कुछ साल बाद संध्या का निकाह हो जाता है और कौशिक भी 12वीं पास कर लेता है। मोहनलाल बैठकर चाय पी रहा है, तभी वहाँ कौशिक आता है। अब्बू, मुझे गैर मुल्क जाना है। अब मैं आगे की पढ़ाई अमेरिका से ही करूंगा। बेटा, तू हमें छोड़कर कहाँ जाने की सोच रहा है? ओहो पापा, अब ये जज्बाती ड्रामा मत शुरू करो। मुझे गैर मुल्क जाना है और अपना मुस्तकबिल बनाना है। बेटा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तेरा मुस्तकबिल बनाने में ही लगा दिया। मैं तेरा बुरा कभी नहीं चाहूंगा, लेकिन तुझे वहां भेजने के पैसे मेरे पास कहां से आएंगे? क्योंकि जितना भी पैसा मैंने कमाया था वो सब तुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाने में खर्च कर दिया। अब अमेरिका का खर्चा मैं कैसे उठा पाऊंगा? मुझे कुछ नहीं पता। आपको पहले से ही अपने खुद के खर्चे कम करके मेरे लिए सेविंग्स करनी चाहिए थी। अब ये आपकी गलती है, मेरी नहीं। अब चाहिए घर बेच दीजिए, लेकिन मुझे अमेरिका जाना है। मोहनलाल बेटे के प्यार के आगे हार जाता है और घर बेचकर सारे पैसे कौशिक को दे देता है। मोहनलाल ने कुछ साल किराए के मकान में बिताए और बेटे के लौट आने का इंतजार किया, लेकिन कौशिक लौटकर नहीं आया। तब बहुत मुश्किल से मोहनलाल ने बेटे का नंबर पाके उसे कॉल किया। कौशिक बेटा, तू ठीक तो है? कब वापस आएगा? ओहो डैड, आप मुझे परेशान मत किया करो। मैं अपनी जिंदगी में बहुत मशरूफ हूँ और हाँ, मैं उस सड़ी सी जगह कभी लौटकर नहीं आऊंगा। मेरी नौकरी लग गई है और मैंने यहाँ शादी भी कर ली है। अब दोबारा मुझे फोन मत करना। बेटे से उम्मीद टूटी पाकर मोहनलाल और उसकी बीवी कमलेश ज़ईफ अफसरा खाना में जाकर रहने लगते हैं, क्योंकि उनके पास अब पैसे नहीं बचते।
एक दिन मोहनलाल की बीवी कमलेश का अचानक से इंतकाल हो जाता है। डॉक्टर ने उसकी वजह दिल का दौरा बताया। मोहनलाल बीवी के लिए बहुत रोता है और वो अपने बेटे को डरते डरते कॉल करता है। बेटा, बेटा, क्यों रो रहे हो? वैसे भी अब यही कहोगे कि आ जा, लेकिन पहले ही सुन लो, मेरे लिए मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए मुझे इस नौकरी को बचाना होगा। ठीक है बेटा, तुम अपनी नौकरी बचाओ, लेकिन मैं तुम्हारी अम्मी को नहीं बचा पाया। माफ कीजिए अब्बा, क्या अम्मी अब इस दुनिया में? हाँ बेटा, अब्बा जिसको जाना था वो तो चला ही गया, लेकिन अब आप ही बताओ कि मैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल कैसे खतरे में डाल दूं? हाँ बेटा, सही बात है। अब्बा आप फिक्र मत करो, मैं कुछ पैसे भिजवा दूंगा। रहने दो, हम ज़ईफ आसरा खाना में रहते थे, पैसों की कोई जरूरत नहीं है। फोन कट जाता है और मोहनलाल अपनी बीवी का अंतिम संस्कार कर देता है। वो पुरानी बातों को याद करके बहुत रोता है। संध्या अपने बेटे की वर्षगांठ पर ज़ईफ अफसरा खाना में कुछ बांटने आती है और वो अपने वालिद की हालत देखकर रो पड़ती है और वो आसरा खाना के मालिक से बात करके अपने वालिद मोहनलाल को अपने घर ले जाने लगती है। संध्या, मैं बेटी के घर का कैसे कुछ खा सकता हूँ? मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा। अब्बू, बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन जो गलती आपने पूरी जिंदगी की आज भी वही कर रहे हो। हाँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वाकई बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता है। सिर्फ इतना फर्क होता है कि बेटा तब तक बेटा है जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती, बेटी तब तक बेटी है जब तक कि उसकी जान नहीं निकल जाती। किशोरीलाल बहुत ही रईस थे। उनके पास बंगला, जायदाद और कई कारोबार थे। ये सब किशोरीलाल ने अपनी मेहनत से बनाया था। किशोरीलाल का छोटा भाई बलदेव था। बलदेव अक्सर कोशिश करता था किशोरीलाल की सारी जायदाद उसकी हो जाए, इसलिए वो भाई के साथ बहुत ही अच्छा सलूक किया करता था। किशोरीलाल ने अपने धान का कारोबार बलदेव को संभालने को दिया था और आज वो हिसाब किताब देखने आया था। अरे भाईजान, आप आ गए? अरे मोनू, भाईजान के लिए पानी लाओ। पानी वानी कुछ नहीं चाहिए, तू बस हिसाब दिखा। बलदेव ने किशोरीलाल को हिसाब किताब दी। किशोरीलाल हिसाब किताब देखने लगे। भाईजान, इतने सालों से मैं आपका ये कारोबार संभाल रहा हूँ, कभी कोई गड़बड़ी की है क्या मैंने? नहीं। तो अब तक आपको मुझ पर यकीन हो जाना चाहिए था ना। वैसे भी मैं आपका सगा भाई हूं, भला मैं आपसे दगा क्यों करूंगा? मैं यहाँ हिसाब इसलिए नहीं देखने आता कि मुझे तुझ पे शक है, बल्कि मैं इसलिए देखने आता हूं कि कहीं तुझसे कोई गलती ना हो जाए। छोटे, मैं तेरी बेहतरी चाहता हूं। ठीक है भाईजान, सब ठीक लग रहा है, चल मैं चलता हूं। जैसी आपकी मर्जी भाईजान। किशोरीलाल के जाते ही बलदेव तमतमा गया। मैंने इतने गबन किए हैं आज तक, आप मुझे पकड़ नहीं पाए, आगे भी पकड़ नहीं पाएंगे। एक दिन आपकी सारी जायदाद मेरी होकर रहेगी। यहाँ बलदेव किशोरीलाल की जायदाद पर नजर गड़ाए बैठा था और वहाँ किशोरीलाल अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी नंदिनी के नाम कर दी। आज से इन सब की हकदार तू है। पर अब्बू, इसकी क्या जरूरत थी? देख, मैं तो अब बूढ़ा होता जा रहा हूँ, कभी कुछ भी हो गया तो। ऐसी बातें मत सोचा करो अब्बू, आपको कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ, अभी तो मुझे तेरा निकाह करवाना है, तेरे बच्चों के साथ खेलना है। क्या अब्बू, जब देखो निकाह 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 के पीछे लगे रहते हैं आप। वो तो है, मेरी इच्छा है कि मेरी गुड़िया को संभालने वाला कोई मिल जाए। वैसे भी कई साल पहले तेरी अम्मी अल्लाह को प्यारी हो गई, कुछ सालों में मैं भी चला जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप कहीं नहीं जा रहे। जैसा तू बोले, पर तुझे होशियार रहना होगा। मुझे लगता है कि बलदेव कोई हरकत जरूर करेगा। ज्यादा से ज्यादा वो मुझे अगवा ही करेंगे ना। सेम ओल्ड स्कूल आइडिया। मेरे पास इसका भी इलाज है अब्बू। ठीक है, देखते हैं। नंदिनी ने किशोरीलाल को अपना आइडिया बताया और दोनों बाप बेटी बहुत खुश हुए।
जब बलदेव को ये बात पता चली तो उसके मन में गुस्सा भर गया। सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम कर दी और मेरे नाम कुछ भी नहीं किया। बहुत गलत किया भाईजान, आपने बहुत गलत किया। वो जायदाद हासिल करने का मंसूबा बनाने लगा। क्यों ना मैं नंदिनी को अगवा कर लूं और फिर फिरौती में बहुत सारी रकम मांग लूं। किशोरी लाल नंदिनी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। और बस ये सोचकर बलदेव ने 2 गुंडों को पैसे दिए नंदिनी को अगवा करने के लिए। ये नंदिनी है, इसे अगवा करना है। फोटो के पीछे उसका पता लिखा है। ठीक है जनाब, आपका काम हो जाएगा। ये एडवांस और बाकी के पैसे काम खत्म होने के बाद। बलदेव मन ही मन खुश था कि जल्द ही उसे बहुत मोटी रकम मिलने वाली है। यहाँ रात के अंधेरे में दोनों गुंडे किशोरी लाल के घर में पहुंचे। बलदेव बाहर इंतजाम कर रहा था। मैं इस तरफ जाता हूँ, तो उस तरफ जा, और अगर तुझे लड़की दिखे तो यहाँ लेकर आ। दोनों गुंडे 2 तरफ गए। पहले गुंडे को एक कमरे में नंदिनी दिख गई। यहाँ है, यहाँ है। वो दूसरे गुंडे के पास उसे बताने गया तो उसने देखा कि नंदिनी वहाँ भी है। ये यहाँ कैसे? ये तो वहाँ भी थी। क्या बकवास कर रहे हो? एक लड़की 2 जगह कैसे हो सकती है? तू मेरे साथ चल और देख ले। दूसरे गुंडे ने भी देखा तो नंदिनी उस कमरे में भी थी। इतना ही नहीं, नंदिनी सारे कमरों में सो रही थी। कुछ तो गड़बड़ है। ये लड़की नहीं, चुड़ैल है। हाँ भाईजान, निकलते हैं यहाँ से। दोनों गुंडे घर से खाली हाथ लौटे। क्या हुआ? लड़की नहीं मिली क्या? वो लड़की नहीं, चुड़ैल है। क्या? तुम खुद अपनी आंखों से देख लो। वो घर के हर कमरे में सो रही है। भला एक लड़की 4 कमरे में कैसे सो सकती है? जरूर तुम दोनों ने नशा किया होगा। हमारी बात पर यकीन नहीं है ना? चलो हमारे साथ। बलदेव दोनों गुंडों के साथ घर के अंदर गया। वहाँ एक एक करके गुंडों ने बलदेव को 4 नंदिनी दिखाई। दूसरी देखो, तीसरी देखो, और ये चौथी देखो। मुझे तो लगता है ये लड़की नहीं, चुड़ैल है। या अल्लाह, जरूर कुछ गड़बड़ है। 4 नंदिनी कैसे हो सकती हैं? इनमें से असली वाली कौन सी है? तभी सारे घर की बत्तियां रोशन हो जाती हैं और पीछे से किशोरी लाल अपने गार्ड्स के साथ हाजिर होते हैं। बलदेव, मुझे पहले से तुझ पर शक था, इसीलिए मैंने तेरे लिए जाल बिछाया था। किशोरी लाल के गार्ड्स ने उन दोनों गुंडों और बलदेव को कब्जे में कर लिया। सोच रहा होगा ना कि आखिर असली नंदिनी कौन सी है? हाँ। तभी किशोरी लाल ने एक बटन बंद किया और तुरंत 3 कमरों से नंदिनी गायब हो गई। चुड़ैल गायब हो गई। चुड़ैल गायब? वो कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं है, मेरी बेटी नंदिनी है। वो खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर है, और जो तुम देख रहे थे वो उसका 3D प्रोजेक्शन था। वो तो 101 कमरे में ही रही थी, पर वो तुम्हें 4 कमरों में नजर आ रही थी। समझ गए? बलदेव, मुझे मालूम था कि तुम लालची हो और पैसों के लिए नीच हरकत भी कर सकते हो, पर तुम इतना नीचे गिर जाओगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हारी असली जगह तो जेल है। किशोरी लाल ने बलदेव को पुलिस के हवाले कर दिया और उन दोनों गुंडों को भी। आज नंदिनी की सूझबूझ से सब कुछ सही हुआ।